Hello everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture we are going to do our most important questions part 2 of chapter What is Psychology from class 11th Psychology. So we were discussing our chapter number 1 जो कि है What is Psychology और इसमें हम कर रहे थे हमारे most important questions. So part 1 हमने already complete कर लिया है. Now this time for part 2 और देखेंगे हम कि हमारे इस chapter से और भी क्या क्या most important questions हमारे exams में आ सकते हैं. And here we are going to discuss with our long answer type questions. ठीक है, इस एक पार्ट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करेंगे. थोड़े से ही हैं इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि एज सच आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं. जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 1 या 2 ही आ रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग आंसर टाइप को मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं लेट्स डू दैट. ओके, एंड इस चैप्टर से हमारा हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, दैट मीन्स टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी कि आपके एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो, और साथ ही साथ में हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 एंड हियर वी आर विद आवर पार्ट 2 एंड आई होप सो कि ये सब कुछ आपने भी अपनी तरफ से कंप्लीट करके रखा होगा. सो लेट्स डिस्कस आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. Discuss the phases of development in modern psychology in India. इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, मॉडर्न साइकोलॉजी का, तो कितने फेजेस में डेवलपमेंट होता है दैट वी नीड टू डिस्कस हियर. ओके, आई होप सो क्वेश्चन क्लियर. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमको आंसर कैसे करना है, क्योंकि ये एक जो डाउट है ये सबसे ज़्यादा रहता है सभी के मन में कि मैम कैसे आंसर करें, किस तरह से आंसर को स्टार्ट करें, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, कितने पेजेस में आंसर आना चाहिए, ये भी आप लोगों का एक डाउट रहता है. तो इफ द क्वेश्चन कम्स इन 6 मार्क्स, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है ना, एंड यू हैव 200 वर्ड्स लिमिट, सो वी हैव टू फॉलो अ पैटर्न जिसमें सबसे पहले हम हमारे आंसर का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना. इंट्रोडक्शन बोलो या मीनिंग बोलो, सो व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाटएवर हैव बीन आस्क्ड, आपको सबसे पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसका एक मीनिंग आपको बताना होता है. एंड दैट नीड्स टू बी ओनली विद इन 20 to 30 वर्ड्स. ठीक है, 20 to 30 वर्ड्स में ये आपका आ जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव द मेन पार्ट ऑफ द आंसर. इसके बाद में हमारे आंसर का मेन पार्ट क्या, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे डिटेल में. नाउ दिस नीड्स टू बी विद इन डिटेल, और ये आपका आना चाहिए एटलीस्ट 150 to 160 वर्ड्स के अंदर. ठीक है, 150 to 160 वर्ड्स के अंदर. इसी में आपको फ्लो चार्ट अगर आप बना सकते हैं तो आप वो बनाइए. आपको कहीं पर टेबल याद है बन सकती है तो आप वो टेबल बनाइए. कहीं पर आपको लगता है कि किसी तरह का माइंड मैप आप बना सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट. ठीक है, तो ये आपके मेन पार्ट के अंदर आ जाएगा कि आप ये सारी चीजें अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होता है कि जो भी आंसर में हमने अभी तक डिस्कस किया है आपने उससे क्या समझा. जैसे मॉडर्न साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, तो जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में आपको क्या समझ में आया पूरे आंसर से, तो आपने बोला कि ये समझ में आया कि ये इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है आज उसके फ्रूट्स हम बेयर करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो इतने 70+ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है ये इन जनरल हम सभी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुका है. एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया. बस अगेन 20 to 30 वर्ड्स में आपका ये भी कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, 20 to 30 वर्ड्स में हमारा ये भी कंप्लीट. नाउ यू विल आस्क मैम कितने पेजेस में लिखना है. अब आपको मैंने वर्ड्स बता दिए. अब देखो, किसी की हैंडराइटिंग होती है छोटी, किसी की हैंडराइटिंग होती है बड़ी, बट अगर मैं एक एवरेज हैंडराइटिंग लेकर चलूं तो आपका आंसर 2 पेजेस में आ जाना चाहिए. 2 and 2.5 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं. 3-4 पेज का आप आंसर लिख दो, ऐसे नहीं करना. 2-2.5 मैक्सिमम, इतने में आपका आंसर हो गया एंड दैट्स कंप्लीट.
इतने में ही आंसर आना चाहिए, इतने में ही आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, आप फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे हो तो पेजेस आपके बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको इतने में अपने आंसर को कर देना है कंप्लीट। यही एक पैटर्न होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करने का, मतलब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आंसर करने का, जो 6 मार्क्स में आते हैं। क्लियर? शॉर्ट में हम इंट्रोडक्शन मेन पार्ट इतना ही लिखते हैं, उसमें हम कंक्लूजन ज्यादा नहीं लिखते क्योंकि फिर वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है। वेरी शॉर्ट में तो बस जितना पूछा है आपको उतना ही लिखना है, बट इफ इट इज लॉन्ग देन इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? और बहुत अच्छे से अपने आंसर की हर एक चीज डिटेल में लिखने की कोशिश करो। ट्राई टू राइट योर आंसर पॉइंट वाइज, अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। ठीक है? आप जितना ज्यादा पॉइंट्स में लिखोगे, आप जितना ज्यादा अपने आंसर में हाइलाइट्स करोगे, उतना ज्यादा आपका आंसर इफेक्टिव रहेगा और उतना ही ज्यादा आपके आंसर में आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि हमको आता सब कुछ है और हम बस लिख के आ जाते हैं फटाफट से एक कहानी लिख के आ जाते हैं, फिर देखते हैं कुछ मार्क्स हमको मिले नहीं। हमने तो सब लिखा था लेकिन मार्क्स क्यों नहीं मिला हमको? क्योंकि वो ना बहुत ही हौश पौश सा दिखने लग जाता है। क्लियर? आपको आता है तो मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आप और नीट एंड क्लीन मिलोगे, नीट एंड क्लीन लिखोगे तो आंसर में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की भी चांसेस होते हैं कि जहां एक आध कट भी रहा होता है ना मार्क्स, तो वो फिर नहीं कट करेंगे उसको, वो उसमें आपको दे देंगे मार्क्स। क्लियर? तो आपको जहां पर लगे कि पैराग्राफ में लिखना है तो पैराग्राफ में लिखना, जहां पर लगता है पॉइंट्स में लिख सकते हो तो पॉइंट्स में कोशिश करो पॉइंट्स में लिखने की। ठीक है? कहानी मत लिखना कि बस लिखे जा रहे हैं, ऐसा मत करना। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है? और इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। कौन से क्वेश्चन को? लॉन्ग क्वेश्चन को। फाइन, अभी समझ में आ गया। अभी आपको इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन है और आंसर आपको किस तरह से लिखना है। आपको क्लियर है ये? आगे बढ़े हम? ठीक है, वेरी गुड। सो क्वेश्चन ने बोला फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। तो आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन हमको लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि देखो, जो साइकोलॉजी है वो इंडिया में एंशियंट टाइम से प्रेजेंट थी। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी हमारे यहाँ कोई न्यू ब्रांच है, साइकोलॉजी हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से ही प्रेजेंट थी, बस इसको फिलोसॉफी के अंदर पढ़ा जाता था। किसके अंदर पढ़ा जाता था? फिलोसॉफी के अंदर। और साइकोलॉजी का नॉलेज हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, बट उसको एज अ डिसिप्लिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने एस्टैब्लिश किया, एंड आफ्टर दैट मॉडर्न साइकोलॉजी केम इन इंडिया। ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा आप बताओगे कि देखो, दुर्गानंद सिन्हा, इन्होंने अपनी बुक दैट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, जो 1986 में पब्लिश हुई थी, इसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इन इंडिया इन 4 फेजेस इसको डिस्क्राइब किया था। मतलब जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो एक सोशल साइंस की तरह इंडिया में किस तरह से डेवलप हुई है, एज अ डिसिप्लिन कैसे डेवलप हुई, तो वो 4 फेजेस में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि साइकोलॉजी हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, फिलोसॉफी के फॉर्म में एंशियंट टाइम से ही थी, लेकिन इसको एज अ डिसिप्लिन वेस्टर्न कंट्रीज ने एस्टैब्लिश किया, सो दैट मॉडर्न साइकोलॉजी ऑल्सो एंटर्स इन इंडिया। दैट्स योर इंट्रोडक्शन। फिर आपने पैराग्राफ चेंज किया। ठीक है? ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने देखो लिखोगे कैसे वो भी एक बार बता दे रही हूँ। आपने आंसर स्टार्ट करा, आपने लिखा इंट्रोडक्शन। ठीक है? आपने सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट लाइन से जो अभी मैंने आपको बोला कि फिलोसॉफी की तरह एंशिएंट इंडिया, ये पूरा कुछ आपने लिख दिया, ये आपको पैराग्राफ में पूरा आपने लिख दिया। नेक्स्ट पर फिर आप आते हो क्या? फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया, और आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर आपने लिखा कि दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी एक बुक लिखी, बुक को आप हाईलाइट करोगे, दुर्गानंद सिन्हा को आप हाईलाइट करोगे, कब पब्लिश हुई आप वो भी हाईलाइट करोगे। तो आपने बताया कि दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक लिखी थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, 1986 में पब्लिश हुई थी, और इसके अंदर, इस बुक के अंदर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इन इंडिया इन 4 फेजेस, की मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई सोशल साइंस की तरह, वो 4 फेजेस में डेवलप हुई। कौन से हैं वो, एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। अब इसका एक फ्लो चार्ट भी बन सकता है, वो मैं आपको लास्ट में बना के दिखाऊंगी। ठीक है? पहले फेजेस को समझ लो। तो फर्स्ट फेज आया, फर्स्ट फेज में क्या हुआ? दिस फेज रिमेन्ड टिल इंडिपेंडेंस। ये फर्स्ट फेज जो है वो इंडिपेंडेंस तक रहता है। इट वॉज अ फेज विथ emphasis on experimental psychoanalytic psychological testing research, and it primarily reflected the development of discipline in western countries. फर्स्ट फेज में ये बताया गया कि इंडिपेंडेंस के पहले किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब बिफोर 1947
बिफोर 1947, ये आपका फर्स्ट फेज हो गया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि कैसे साइको एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, रिसर्च, ये सब कुछ हमारे यहाँ पर हो रहा था। और यहाँ पर मेनली जो है वो रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज से। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसा साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ वैसा ही इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज से। सेकेंड फेज जो है वो 1947 से 1960s तक। ठीक है, ये सेकेंड फेज है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपना मतलब डिजायर, अपना जो है एक इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो इंडियन आइडेंटिटी by seeking to link Western psychology to the Indian context. Indian psychology showed a desire to have an Indian identity by seeking to link Western psychology to Indian context. तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तक कैसा हो रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आप साइकोलॉजी को हमारे यहाँ डेवलप कर रहे थे, अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी से लिंक करके ही, लेकिन उसमें एक इंडियन आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब इंडियन साइकोलॉजी का एक टच उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। थर्ड फेज आता है, ये है आपका पोस्ट 1960s। यहां पे जो अप्रोच है वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च इन इंडिया। इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, कि इंडियन सोसाइटी में जो भी सारी प्रॉब्लम्स आई, जिस भी तरीके से इनको कैसे टैकल किया जा सकता है ना। सो फर्दर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी फॉर आवर सोशल कंटेक्स्ट वर आल्सो रियलाइज्ड। और ये भी देखा गया कि देखो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज ने या वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप किया, अगर आप वो इंडिया में अप्लाई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बहुत अलग है। आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, आप उसमें देखोगे, उसमें बोलते हैं कि यूरो अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं वो सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि हर ह्यूमन अलग है। एशिया का ह्यूमन अलग है, इंडिया का ह्यूमन अलग है, अफ्रीका का अलग है, अमेरिका का अलग है ना। मतलब एशिया इंडिया का ह्यूमन जो है वो अलग है, अफ्रीका का जो है वो अलग है, अमेरिका का जो है अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग अलग है। इंडिया का जो पर्सन सोचता है वो शायद अमेरिका का सेम वैसा ही नहीं सोचता, कुछ कुछ कंटेक्स्ट में। इंडियन सोसाइटी अलग है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड होती है। हम जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी बिहेव करते हैं, वो हमारी सोसाइटी के थ्रू भी शेप होता है। हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स कहाँ से शेप होते हैं, जो हमारी सोसाइटी हमको सिखाती है वहाँ से। तो ऐसे में जो मॉडल बाहर का है वो इंडिया के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकता है ना। जो चीज़ बाहर की है, क्या आप उसको इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे बाहर की कंट्रीज इन द सेंस फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो जिस तरह का फूड कंज्यूम करती हैं, क्या वही इंडिया कर सकता है। मान लो कल को चाइना बोल दे कि जो वो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो जो प्रॉन्स वगैरह वो लोग खाते हैं, और वो बोल दें कि यही जो है इंटरनेशनल फूड है, तो इंडिया वाले मान लेंगे क्या उसको? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी अलग, ये सोसाइटी अलग। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर तो चलो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से हमने साइकोलॉजी को डेवलप किया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपने अप्रोच को इंडियन बनाने की कोशिश करी। थर्ड में हमको ये समझ में आया कि प्रॉब्लम को फोकस करते, तो हमको और रियलाइज हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो साइकोलॉजी बनाई है ना, उसको इंडिया पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब वेस्टर्न आइडियाज को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होके इंडिया के ऊपर उसको सोशल कंटेक्स्ट में अप्लाई करोगे तो उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। So, psychologists emphasized the significance of research which is of relevance to our situation. तो उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, अब जो है ना मतलब साइकोलॉजी को ऐसे डेवलप करो जो हमारे सोशल कंडीशंस को क्या कर सके, प्रॉब्लम्स को, हमारे सोशल कंडीशंस, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमको रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये कब हो रहा है? थर्ड फेज में, दैट इज पोस्ट 1960s। तो ये कैसा है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। कैसा अप्रोच हो रहा है यहाँ पर? प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यहाँ पर कैसा था? वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न साइकोलॉजिकल लिंक वेस्टर्न साइकोलॉजी। और यहाँ पर किस तरीके का था? इंडियन आइडेंटिटी इन साइकोलॉजी। क्लियर? अब इसके बाद में हमारा लास्ट फेज, दैट इज द फोर्थ फेज। इसमें क्या होता है? ये फेज है इंडिजनाइजेशन का। ये स्टार्ट होता है लेट 1970s से। कब से स्टार्ट होता है? लेट 1970s से। और इसमें इंडिजनाइजेशन होता है साइकोलॉजी का। मतलब कि अब नई आइडेंटिटी जो है वो साइकोलॉजी की स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजी को हमारे कल्चर और सोसाइटी का रिलेवेंट
मतलब हमारे सोसाइटी और कल्चर को रिलेवेंट मानते हुए फिर साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। और इस एक फेज़ में डेवलपमेंट जो है वो इंडिजिनस साइकोलॉजी का होता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड वाज रिलेवेंट फॉर सोसाइटी। तो ये इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ से साइकोलॉजी को डेवलप किया जाता है। क्लियर, ये सब पढ़ा है हमने चैप्टर के अंदर, है ना, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है, बस आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ फेज़ में आप बताएंगे कि यहाँ से जो है इंडिजिनाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से जो हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडियन सोसाइटी को ध्यान में रख के करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 फेजेस हो गए। अब आप इसको फ्लो चार्ट में कैसे बनाओगे ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। वंस फॉर ऑल एक बार जान लो, और ऐसे ही फ्लो चार्ट सबके बनते हैं, ठीक है। देखो ये आपको क्लियर है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, फेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल, या रुको इधर पे लिखते हैं, सो फेजेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी psychological development in India, ठीक है। ये आपने अपना एक बॉक्स के अंदर इस एक चीज को लिखा। इसके बाद में आपने ऐसे लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, ठीक है। अब ये यहां पर आ गया आपका फर्स्ट फेज, बिफोर 1947, ठीक है। देन सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। क्लियर। सेकेंड हमारा जो था वो कहां तक था, 1947 टू 1960s, ओके। थर्ड फेज हमारा पोस्ट 1960s एंड फोर्थ लेट 1970s। क्लियर। इसमें आप और क्या इंक्लूड कर सकते हो, इसके अंदर आप और भी इंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका फर्स्ट फेज था उसमें आप लिंक्ड विथ वेस्टर्न साइकोलॉजी, लिंक्ड विथ वेस्टर्न साइकोलॉजी। सेकेंड फेज में क्या हुआ, इंडियन साइकोलॉजिस्ट डिजायर फॉर इंडियन आइडेंटिटी। इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने किस एक चीज का डिजायर किया था कि एक इंडियन आइडेंटिटी जो है वो साइकोलॉजी की रहे इंडिया के अंदर, ठीक है। थर्ड फेज में क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आपने फोकस किया, है ना, लेकिन फ्रूटफुल नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी का टच था। तो इसलिए फोर्थ फेज में क्या किया, इंडिजिनाइजेशन। फोर्थ फेज में क्या किया, इंडिजिनाइजेशन। ऑफ साइकोलॉजी, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लेना, इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी।
ये आपकी फ्लो चार्ट हो गई कंप्लीट। अब इसको हाफ पेज में तो आप बना ही सकते हो और अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, है ना। तो ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया, फिर आप इसके बाद में पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट फेज उसको एक्सप्लेन करो, सेकंड फेज उसको एक्सप्लेन करो, थर्ड फेज उसको एक्सप्लेन करो, फोर्थ फेज और उसको एक्सप्लेन करो, और फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि इस तरह से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, साइकोलॉजी फील्ड बनी, मतलब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट जो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ। 70+ यूनिवर्सिटीज़ में आज के टाइम में साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है, और इसी के साथ में साइकोलॉजी आज के टाइम में जो है हमारी डे टू डे लाइफ में इन जनरल जो है वो बहुत ही रिलेवेंट फील्ड बन चुकी है। बस ये आपका कंक्लूजन हो गया, ये आपका आंसर हो गया, एंड आंसर कंप्लीट। क्लियर। इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को लिखते हो तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पूरा आप ही के पास में है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट आपको जो है अपना रेडी रखना है पहले से ही, और इसी तरीके से आंसर्स को लिखने की कोशिश अभी से स्टार्ट कर दो, एंड बी रेडी फॉर 12th। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान आ गया ना, मतलब ध्यान है आपको कि कैसे आपको पढ़ना है। सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी। इसमें आपको इंपॉर्टेंस बतानी है डिफरेंशियल साइकोलॉजी की। तो सबसे पहले क्या दोगे, अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या मीनिंग। तो मीनिंग किसका बताओगे, डिफरेंशियल साइकोलॉजी का। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी, फाइनली कंक्लूजन। लगे कहीं पर फ्लो चार्ट टेबल बन सकता है तो ही बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, ठीक है। हाईलाइट्स कर देना, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखना, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, फैक्टर्स, ये वाले पॉइंट्स अगर आप कहीं पर लिखते हो तो आपको उसमें हाइलाइट्स भी करने होते हैं, और आपको उसमें पॉइंट्स में आंसर लिखना होता है ना, कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है, सेकंड इंपॉर्टेंस ये है, थर्ड इंपॉर्टेंस ये है, ऐसे समझ में आता है। अगर आप पूरा कहानी की तरह लिख दोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। ओके, सो डिफरेंशियल साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century एंड इट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिफरेंशियल साइकोलॉजी इमर्ज होती है लेट 19th एंड अर्ली 20th century में, और ये फोकस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ इट स्टिल रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। इसमें से अभी भी ज्यादातर जो है वो पर्सनालिटी साइकोलॉजी को फोकस करती है। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल्दो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल, दे आर ससेप्टेबल टू इंडिविजुअल नेचर। अब ऐसे तो साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि जो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत इंडिविजुअल नेचर को लेकर वो ससेप्टेबल थे। इसका मतलब ये कि उनको ये पता था कि जो साइकोलॉजिकल जो भी नॉलेज या प्रिंसिपल्स हैं वो सब जगह एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ह्यूमन नेचर अलग होता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बोला कि कोई एशिया का इंडिविजुअल है और कोई अमेरिका का इंडिविजुअल है, तो दोनों का नेचर अलग अलग रहेगा, है ना। तो एज सच अगर आप कुछ कोर प्रिंसिपल्स बनाते हो तो वो सब जगह एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर आप ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर पर जाते हो तो वो जो है अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। तो इसी एक चीज को लेकर वो लोग ससेप्टेबल थे। एंड बिसाइड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट देयर आर वेरिएशंस इन बिहेवियर व्हिच ऑकर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसी के साथ साथ उनको ये एक चीज़ लगती थी कि बिहेवियर में जो है वो वेरिएशंस होते हैं, तो इसीलिए ये वेरिएशंस कहाँ से आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। जैसे कि आपकी अपनी सोसाइटी, आपका अपना कल्चर, आपका अपना इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, शेप करते हैं। तो इसीलिए आपको जो है इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने कोई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की ही वजह से होता है। मान लो अगर आपने ये एक प्रिंसिपल बना दिया और आप बोलो ये यूनिवर्सल है, तो क्या ये यूनिवर्सल होगा? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम ही सिर्फ प्रेशर नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है फैमिली की तरफ से किसी तरह का कोई प्रेशर आ रहा हो, या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें जो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, उनको खुद को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, सबके ऊपर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। देयर आर वेरिएशंस, देयर आर सर्टेन चेंजेस, क्योंकि ह्यूमन नेचर भी अलग है, ह्यूमंस अपने आप में डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, और दूसरी तरफ हमारा इन्वायरमेंट, सबका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इंडिया का इन्वायरमेंट अलग है, आपके यूरोप का इन्वायरमेंट अलग है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है फ़र्क डालती हैं इन सारी, मतलब जो है वेरिएशंस लेकर आती हैं बिहेवियर में। तो इस एक व्यू को जो है साइकोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट, बायोलॉजिस्ट ने, इन सभी ने इसको कंसिडर किया, और उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को इन्डिविजुअल इन्वायरमेंट इंटरैक्शंस के थ्रू। हालांकि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दी। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो ये इंपॉर्टेंस भी हमने इसकी बता दी, हमने इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया। आप इसमें और पॉइंट्स इंक्लूड करोगे, मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि ये सब हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है,
चैप्टर से पढ़ के पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, और पॉइंट्स में आपको अपने आंसर को लिखना है। यहाँ पर जैसे आपको पैराग्राफ में भी दिख रहे होंगे, पैराग्राफ नहीं, आप पॉइंट्स में आंसर को लिखने की कोशिश करो, है ना। फर्स्ट पॉइंट डालो, फिर वो लिखो, फिर सेकंड पॉइंट डालो, फिर उसको लिखो, फिर थर्ड पॉइंट डालो। जहां पर भी बन सकते हैं पॉइंट्स, नहीं बन रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखो। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट हो जाएंगे पैराग्राफ में लिखोगे तो, लेकिन पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया 20-30 वर्ड्स का, फिर हमने जो है उसके सारे इंपॉर्टेंस बता दिए कि ये चीज़ ऐसा होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज जो है वो सारे इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, एंड फाइनली फिर कंक्लूजन लिख देना कि ऐसा जी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन फिर भी हमने जो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हुए ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इन डिफरेंशियल साइकोलॉजी। क्लियर? कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्यों रहेंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या एक चीज़ हो रही है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कम आते हैं, तो इसलिए हम अगर चैप्टर से एक दो भी लेते हैं तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, वरुणा थिंक्स दैट देयर आर मेनी बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which are not true. So give an example which justifies this statement. वरुणा को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर अंडरस्टैंडिंग है जो सही नहीं है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें समझी जाती हैं जो ट्रू नहीं है। सो गिव एन एग्जाम्पल विच जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। अब वरुणा ऐसा सोचती है कि ह्यूमन बिहेवियर को लेके आप जो भी सब बोल रहे हो वो सब कुछ सच नहीं है, तो इसको कोई एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कि वरुणा की बात सही हो जाए, ठीक है। तो आपको कोई एग्जाम्पल देके यहाँ पर एक्सप्लेन, कोई आ रहा है कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में, कुछ सोच पा रहे हो कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या आंसर इसका हो सकता है? थोड़ा सा ट्राई करो, बुक वगैरह में से देखो, आपने पढ़ा है ना बुक से, गूगल मत करना, बस गूगल पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा बुक के अंदर मिलेगा। तो बुक में से देखने की कोशिश करो, कुछ भी एग्जाम्पल अगर आपके मन में आ रहा है तो मुझे जानना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप बताओ मुझे फटाफट से, सो दैट वी कैन डिस्कस हियर, ठीक है। जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या कोई एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे ह्यूमन बिहेवियर को जो है, मतलब वरुणा का जो पॉइंट है वो यहाँ पर ट्रू साबित हो जाए कि वरुणा जो बोल रही है वो सही है। कुछ भी आपको लग रहा है, दिमाग में आ रहा है कि हाँ हमेशा ऐसा नहीं होता, अभी मैं इतनी देर से आपको बता रही कि ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है ना। तो जो बिलीव्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर को लेकर हैं, दे आर नॉट ऑल ट्रू, दिस वरुणा सेज। सो हियर इज एन एग्जांपल। अब इस आंसर को कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ तो कोई इंट्रोडक्शन या सारी चीज़ें तो है नहीं, तो कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन बोला गया है, इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इज दिस ट्रू और इट शुड बी लाइक दिस और दैट, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर वरुणा बोल रही है नॉट ट्रू, सो गिव एन एग्जाम्पल, आपसे बोल रहे हैं आप कोई एग्जाम्पल दो, तो आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, इट इज ट्रू दैट देयर आर मेनी बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच आर नॉट ट्रू। क्लियर? सबसे पहले आपके आंसर की जो फर्स्ट लाइन होगी वो ऐसी होगी, फिर आप बताओगे scientific knowledge generated by one psychology often runs against common sense. साइकोलॉजिकल नॉलेज जो साइकोलॉजी से जनरेट किया जाता है वो कॉमन सेंस से अलग होता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल इस सिचुएशन के अंदर इस तरह से बिहेव करता है तो सभी इंडिविजुअल इस सिचुएशन के अंदर इसी तरह से बिहेव करेंगे, हमको ऐसा लगता है, हमारा कॉमन सेंस ऐसा बोलता है। बट साइकोलॉजी इज मोर देन कॉमन सेंस। साइकोलॉजी कॉमन सेंस की बात नहीं करती, साइकोलॉजी इज अ यंग साइंस। साइकोलॉजी में आप साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हो, तब आपको किसी चीज़ के पीछे रीज़न पता चलता है कि अगर ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो ये एक चीज़ कहना कि सभी ह्यूमन बिहेवियर को लेके जो आप कुछ थॉट्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग आप देते हो वो सब सही है, ये गलत होगा, है ना, क्योंकि दैट इज़ नॉट ट्रू। साइंटिफिक नॉलेज जब हम करते हैं या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं, उससे जो नॉलेज हमको जनरेट होता है साइकोलॉजी में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो वन सच एग्जाम्पल इज अ स्टडी परफॉर्म्ड बाय ड्वेक। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक स्टडी कंडक्ट करी थी ड्वेक ने और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, वही आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। देखो, शी वॉज कंसर्न विद चिल्ड्रन हु गेव अप too easily when faced with a difficult problem or failure, so she wondered how they could be helped. ड्वेक को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। मतलब उनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सो लेट्स लीव दिस थिंग।
सो एक्चुअली शी वॉज कंसर्न कि जो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, जिनकी आदत होती है अच्छा ये प्रॉब्लम है, नहीं हम तो नहीं फेस कर सकते, एंड दे जस्ट डू गिव अप, तो वो जो है वो बोलती हैं कि ऐसे बच्चों को कैसे हेल्प किया जा सके। अब कॉमन सेंस तो बोलता है कि उनको ईजी प्रॉब्लम दो, आप उनको ईजी प्रॉब्लम दोगे तो धीरे धीरे वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, है ना। कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि अगर किसी को बड़ी प्रॉब्लम देख के एकदम से डर लग जाता है और वो गिव अप कर देता है, तो एक काम करो, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट करो। जब वो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने लग जाएगा, अच्छे से करने लग जाएगा, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप हो जाएगा, और ऐसे करके उसकी प्रॉब्लम जो है मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी फिर वो फेस करेगा और गिव अप नहीं करेगा। तो उनने क्या करा, 2 ग्रुप्स बनाती हैं वो, एक ग्रुप बनाती है, मान लो ग्रुप ए, एक ग्रुप बनाती है ग्रुप बी, 25-25 बच्चे रहते हैं उसमें अलग अलग। तो उनको ना क्या करती है, प्रॉब्लम्स देती है, मैथ प्रॉब्लम्स देती है सॉल्व करने को। नाउ व्हाट शी डिड, दे मतलब ओनली लेटर शुड वी गिव देम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वुड बी एबल टू सॉल्व बिकॉज ऑफ देयर न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस। तो वो क्या करती है, एक ये ग्रुप बनाती है ग्रुप ए, इसमें 25 स्टूडेंट्स होते हैं, एक ग्रुप बनाती ग्रुप बी, इसमें 25 स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों को मैथ्स प्रॉब्लम्स करने को देती हैं। 25 डेज तक मान लो ये चलता है। अब ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको क्या करती हैं, पहले ईजी प्रॉब्लम्स देती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कि बोले इनको पहले सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स को बढ़ाना स्टार्ट करती हैं। मतलब पहले छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस, फिर बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और ऐसा होता है कि ये जो ग्रुप था, ये इजी प्रॉब्लम्स जो भी इसको दिए जा रहे थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लेता था। सेकंड ग्रुप को क्या किया जाता था, मिक्स क्वेश्चंस दिए जाते थे, मतलब इजी भी डिफिकल्ट भी, इजी भी डिफिकल्ट भी, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर इनको दिया जाता था। अब ऑब्वियसली अगर इनको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन देते थे तो ये फेल हो जाते थे। तो ड्वेक व्हेनेवर दिस हैपन, तो ड्वेक बोलती थी कि देखो आपका फेलियर जो है वो इसीलिए है बिकॉज दे हैड नॉट ट्राइड हार्ड इनफ एंड परसुएडेड देम नॉट टू गिव अप एंड कीप ट्राइंग। सो ड्वेक बोलती हैं ऐसे, व्हेनेवर दिस हैपन, सो वो बोलती हैं कि देखो आपका जो फेलियर है ना वो इसलिए है क्योंकि आपने ना हार्ड मतलब वर्क हार्ड नहीं किया है। आपको जितना ज़्यादा अच्छे से ट्राई करना चाहिए आपने उतना अच्छे से ट्राई नहीं करा। आपने तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा और आपने गिव अप कर दिया। मतलब वो यहाँ पर क्या करती हैं, इजी क्वेश्चंस देती हैं, इजी देती हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाती रहती हैं, ऐसे करती रहती हैं। इजी क्वेश्चंस ये लोग सारे कर देते थे, यहाँ पर इजी डिफिकल्ट दोनों देती थी। तो यहाँ क्या होता था, इजी क्वेश्चन ये लोग कर लेते थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करते थे। तो ड्वेक इन बच्चों को बोलती है कि देखो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आता तो आपको है, लेकिन आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो ऐसा तो होगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन देके गिव अप कर दोगे। आप उसको कोशिश करो ट्राई करने की। जब ट्रेनिंग पीरियड वगैरह ओवर हो गया और फिर टेस्ट वाला टाइम आया तो दोनों ही ग्रुप्स को मैथ्स प्रॉब्लम्स दिए गए और दोनों ही ग्रुप्स को मैथ्स प्रॉब्लम दिए गए, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस दिए गए। इनको इजी डिफिकल्ट दोनों दिए और इनको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए और इनको वैसे ही इजी डिफिकल्ट वैसा वाला चला। अब होता यह है कि जिनको इजी प्रॉब्लम्स दिया गया था इन लोगों ने तो कर लिया, एंड दोज हु हैड ऑलवेज सक्सीडेड बिकॉज दे वर गिवन इजी प्रॉब्लम्स गेव अप मच फास्टर व्हेन दे फेस्ड फेलियर, एंड दोज हु हैड एक्सपीरियंस बोथ सक्सेस एंड फेलियर वर टॉट टू एट्रीब्यूट फेलियर टू लैक ऑफ एफर्ट। अब जब टेस्ट वाला दिन आया तो दोनों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए, इनको भी डिफिकल्ट, इनको भी डिफिकल्ट। ये वाले जितने स्टूडेंट्स थे इन सब ने गिव अप कर दिया। जैसे ही इनको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा इन सब ने गिव अप कर दिया। इन्होंने बोला कि हमसे हो गया नहीं, हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब इन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया तो इनने उसको ट्राई किया सॉल्व करने का, क्योंकि इनको ये पता था कि इजी क्वेश्चन में तो हमको सक्सेस मिल गई, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हमने वर्क हार्ड नहीं करा। अगर हम करते तो शायद हमसे सॉल्व हो जाता। तो इनने एटलीस्ट ट्राई किया। तो यहाँ पर हमने कॉमन सेंस वाला काम चलाया था जो नहीं चला, यहाँ पर हमने एक्चुअल साइकोलॉजिकल रिसर्च करी जो काम चल गया। तो इसीलिए जो आपने एक वो बना के रखा ना कि बिहेवियर को लेके कुछ बिलीव्स हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा सही नहीं होती है। तो यहाँ पर ड्वेक ने अपनी स्टडी से इस एक चीज को प्रूव कर दिया कि अगर आप उनको सक्सेस फेलियर दोनों की आदत डालोगे और उनको सिखाओगे कि आप एटलीस्ट एफर्ट्स तो करो, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको नहीं सिखाओगे तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वरुणा को लगता है कि ह्यूमन बिहेवियर को लेकर जो बिलीव्स और अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं होते हैं, तो इसको एग्जाम्पल से क्लियर करो। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो वरुणा सही बोल रही है, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिक स्टडी नहीं करोगे तो आप कैसे साइकोलॉजी में रिसर्च कर सकते हो। कॉमन सेंस पर बिलीव करते हुए आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास ड्वेक का। तो ड्वेक का पूरा एग्जांपल आप एक्सप्लेन करोगे एंड लास्ट में फिर आपका कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में आप लिखोगे कि इस तरह से ड्वेक ने इस एक चीज को प्रूव कर दिया कि अगर आप
जो है कॉमन सेंसिकल नोशन पे चलोगे तो आप हमेशा ही मतलब अगर आप कॉमन सेंस को मानते हुए काम कर रहे हो तो आप जो भी सोच रहे हो वो हमेशा सही नहीं हो सकता है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको साइंटिफिक चीज़ों पर जाना पड़ेगा। और इसीलिए अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को लेके कुछ कॉमन सेंसिकल नोशंस बना दें, सो दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू, एज सच द स्टेटमेंट ऑफ वरुणा वॉज ट्रू। क्लियर? समझ में आ गया आपको क्वेश्चंस? तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। जितना अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे उतने अच्छे अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड इसी के साथ में ऑल दी वेरी बेस्ट। तो अच्छे से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो। कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साइकोलॉजी पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। आई नो ये जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना ज़्यादा मज़ेदार है, उतना ही क्वेश्चंस को आंसर करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, है ना। ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको क्वेश्चन दिखता है और तुरंत आंसर को वो क्लिक कर लेते हैं, और वो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है, चैप्टर आपने एक आध बार रिवाइज कर लिया ना, आपके लिए साइकोलॉजी सबसे सिंपल सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो ये चीज़ें और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर है, अब मुझे रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। और बाकी अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। कहीं कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। पर अभी रुकिए, जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर जाइए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com। वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है गूगल पर। इसे आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हमारे टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। हम आपको ना ही कोई कूपन बेचेंगे, ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। और अब जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।